नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। खबरदार में सबसे पहले आइए खबरों को हम खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से आए एक खौफनाक वीडियो से विजयादशमी के त्यौहार के दिन पूरे देश को झटका लगा। करीब 150 लोगों का जुलूस दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहा था और इसी दौरान बेहद तेज रफ्तार कार 16 श्रद्धालुओं को कुचलती हुई चली गई। इस दर्दनाक घटना में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। इस कार में गांजा भरा हुआ था, यानी किसी न किसी तरह की तस्करी हो रही थी। इस घटना की वीडियो का पूरा विश्लेषण हम करेंगे। इसके बाद सिंगू बॉर्डर पर हुए बर्बर हत्याकांड का भी विश्लेषण होगा। मानवीयता के लेंस से हम इसका विश्लेषण करेंगे। शख्स पर पवित्र धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का आरोप लगता है और फिर इसी आधार पर उसे पकड़कर उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, उसकी हत्या कर दी जाती है और लाश को किसान आंदोलन के मंच के नजदीक एक पुलिस बैरिकेड से लटका दिया जाता है और इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करके इस हत्या को इंसाफ बताने का प्रयास किया जाता है। लेकिन सच तो यह है कि हमारे देश में, लोकतांत्रिक हमारा देश है जिसमें सड़क पर ऐसा बर्बर इंसाफ करने की आज्ञा किसी को नहीं दी जा सकती। इस मामले की संपूर्ण स्टेटस रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे। आज आरएसएस का स्थापना दिवस है और इसीलिए नागपुर में संघ के मुख्यालय में शस्त्र पूजा के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर से माइक के सामने थे। संघ प्रमुख भागवत आजकल जो बयान देते हैं उस पर सत्ता और विपक्ष के टकराव की चिंगारियां देखने को मिलती हैं। वीर सावरकर पर मोहन भागवत के बयान के बाद यही हुआ और आज दशहरे पर भागवत ने एक साथ कई तीर चला दिए। जिस तरह आधुनिक शस्त्रों की रेंज बहुत अच्छी खासी होती है, उसी तरह मोहन भागवत के भाषण की रेंज भी जबरदस्त व्यापक थी। जनसंख्या से और जनसंख्या के संतुलन से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन तक मोहन भागवत ने कई मुद्दों पर देश का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की इच्छा व्यक्त कर दी। मोहन भागवत का दशहरा संदेश आज गहरे विश्लेषण की मांग करता है, जो हम आपके लिए करेंगे। और आइए शुरुआत में आपको एक्स्ट्रा खबर भी दे देते हैं, यानी कि खबरदार कर देते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति कमजोर हुई। 2020 में भारत 94 नंबर पर था, 21 में 101 नंबर पर पहुंच गया। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश की स्थिति इस मामले में हमसे बेहतर है। वर्ष 2000 से अब तक हमने हंगर इंडेक्स की कसौटी पर प्रगति तो की है, लेकिन भारत का स्कोर अब भी बेहद चिंताजनक है। कुपोषण अब भी हमारे देश की बड़ी समस्या है, जो कभी लाइमलाइट में आ ही नहीं पाई और इसे एक बोरियत भरा विषय हमने मान लिया है। विजयादशमी के दिन हम ये आशा करते हैं कि भारत को इस समस्या पर जल्द ही विजय प्राप्त होगी। आज दिन विजयादशमी का है, लेकिन पहली खबर इस त्योहार पर हाहाकार मचाने वाली कार की है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सड़क पर चल रहे श्रद्धालुओं को एक कार ने रौंद दिया। कम से कम 16 लोग कुचले गए और एक की मौके पर मौत हो गई। इस कार के ड्राइविंग सीट पर बैठे आरोपी और कार में मौजूद उसके एक साथी पर गांजे की तस्करी से जुड़े होने का आरोप लगा। मतलब ये हुआ कि कार से कुचल देने वाली यह घटना भले ही अचानक घट गई हो, लेकिन नशे के कारोबार का रावण बेसुध होकर एक घर को मातम दे गया और घायल हुए कई लोगों को गहरे जख्म दे गया। यहां पर नोट करने वाली बात यह भी है कि पुलिस ने मामले में आरोपियों के विरुद्ध मारने के इरादे से की गई हत्या का केस दर्ज किया है। कलेजा फट जाए, दृश्य इतना विभत्स है। पल भर पहले जीवन का संगीत था, भक्ति की लय थी। पल भर बाद मौत की चित्कार। एक टक्कर, जोरदार टक्कर। कोई यहां गिरा, कोई दूसरी तरफ, जैसे इंसान नहीं, हवा में उड़ते तिनके। इस टक्कर के बाद कुछ पल तक उत्सव के उल्लास की धुन और मौत की चित्कार एक दूसरे को काटती हुई ऐसी बेसुध बनी रही, जैसे गाड़ी के नीचे रौंदे गए लोग कुचले जाने से पहले तक बेसुध थे। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पत्थलगांव के ये अभागे लोग दुर्गा मूर्ति विसर्जन से लौट रहे थे। दंदनाती आई ये जाइलो गाड़ी, जैसे बिना ब्रेक के आई हो। ये गाड़ी कम से कम 16 लोगों को कुचल गई। एक की मौत मौके पर हुई, कुछ घायलों की स्थिति गंभीर है। ये घटना आज लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच हुई थी, जिसमें एक दुर्गा जी का विसर्जन जुलूस निकला था और एक गाड़ी रेड कलर की जाइलो थी, मध्य प्रदेश पासी। ये गाड़ी कांसे बेल की ओर से आ रही थी और यहाँ
पत्थलगांव इंदिरा चौक के पास उसने दुर्गा जुलूस को क्रैश किया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 क्रिटिकल इंजर्ड है जिनके पैरों में चोट लगी और बाकी 15 है जिनको हल्की चोटें आई है। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल यहाँ पर उपस्थित हो गया था और घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। कुछ लम्हों के इस खता के बाद जशपुर का पत्थलगांव उबल पड़ा। गुस्साए लोग सड़क पर निकल आए, कई गाड़ियों में आग लगाई गई। आरोपी गाड़ी चालक भी भीड़ के हत्थे चढ़ा। मौत देने वाली इस गाड़ी में सवार आरोपियों की पहचान राधेश्याम विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू के तौर पर हुई। दोनों मध्य प्रदेश के सिंगरौली के रहने वाले हैं। कहने वाले घटना को अनहोनी कह सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जशपुर की यह घटना सिर्फ अनहोनी नहीं है। जशपुर के पत्थलगांव में दुर्गा मूर्ति विसर्जन से लौट रहे श्रद्धालुओं को कुचल देने वाली लाल रंग की इस जाइलो कार का कनेक्शन गांजे से है। जाइलो कार से गांजे की बरामदगी हुई। जिस गाड़ी से यह हादसा हुआ है उसके भीतर गांजा भरा हुआ था। सवाल अब ये उठता है कि जिस सड़क से धार्मिक जुलूस गुजर रहा है वहां पर इस तेज रफ्तार गाड़ी को रोकने के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे, और अगर इंतजाम किए गए थे तो फिर गांजे से भरी हुई गाड़ी उस जगह से क्यों गुजरी और कैसे गांजा तस्करों ने भीड़ को कुचल दिया। ऐसे कई सवाल हैं जो आगे की तफ्तीश में भी उठेंगे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, तो वहीं इस घटना के दौरान वहां मौजूद रहे एक एएसआई को सस्पेंड भी कर दिया गया है। जाइलो में सवार होकर आरोपी राधेश्याम और शिशुपाल ओडिशा से आ रहे थे और छत्तीसगढ़ होकर मध्य प्रदेश जाना था। जाइलो कार से घटना हुई है, वो गांजा की तस्करी कर रहे थे, ऐसा जानकारी में आया और वो गांजा लेकर के जा रहे थे और यहाँ पर जो पुलिस बल लगा था पीछे, किसी ने हाथ दिया है, उसके बाद वो गाड़ी रुकी है और गाड़ी तेजी से भगा करके वो बहुत ही अमानवीय तरीके से ले जा करके उसने घटना को अंजाम दिया है। दोनों ही गांजा तस्करों को पकड़ा गया है, अभी पुलिस अभिरक्षा में है। बबलू विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू दोनों सिंगरौली के रहने वाले हैं और ये उड़ीसा संबलपुर साइड से लेके जा रहे थे गांजा। दोनों लंबे समय से गांजे की तस्करी में लिप्त थे। फिलहाल ओडिशा से मध्य प्रदेश गांजा की तस्करी करने जा रहे थे और छत्तीसगढ़ क्रॉस कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना के बाद पत्थलगांव के लोगों ने पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया। गांजा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई न होने को लेकर आक्रोश फूट पड़ा था। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पत्थलगांव थाने में किस तरीके का भीड़ भाड़ है और पब्लिक परेशान है। श्रद्धालुओं के साथ इतनी दर्दनाक घटना और उस पर आरोपियों का गांजा कनेक्शन राजनीति में उबाल दे गया। उस पूरे के पूरे घटना को यदि देखा जाए तो कोई भी पुलिस का कर्मी वहाँ नहीं दिखता, जबकि वहाँ रूट डाइवर्ट किया जाना चाहिए। ये सीधा सीधा लापरवाही है और इस प्रकार असामाजिक तत्वों का हौसला छत्तीसगढ़ में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि असामाजिक तत्व किस हौसले के साथ भीड़ को कुचल सकते हैं, इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड के तहत केस दर्ज किया, यानी उन पर मारने के इरादे से हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और पत्थलगांव के थाने के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। बेहद दर्दनाक घटना है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उत्तम है, लेकिन सरकार की ओर से जहां अपराधियों को पकड़ लिया गया है, दूसरा जो वहां तैनात एएसआई है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। जशपुर के पत्थलगांव का आक्रोश बड़ा है और राजनीति की संवेदना उसकी भरपाई कर पाएगी कहना मुश्किल। यूपी के लखीमपुर जाकर वहां कुचले गए लोगों को सांत्वना देने और उनके घर वालों के लिए मुआवजे का ऐलान करने वाले भूपेश बघेल से उनके राज्य में हुई घटना को लेकर संवेदनशील होने का हिसाब मांगा जा रहा है। जशपुर से नरेश के साथ रवीश पाल सिंह, आज तक। दिल्ली और हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर
इंसानियत की ऐसी बेअदबी हो गई जिसे बयान करना बेहद मुश्किल है। सिंघू बॉर्डर पर एक शख्स को पकड़कर उसके हाथ पैर काट दिए गए और उसके बाद उसे मार डाला गया। फिर लाश को किसान आंदोलन के मंच के नजदीक एक पुलिस बैरिकेड से लटका दिया गया। इतनी निर्मम हत्या को अंजाम देने वाले इस घटना का वीडियो भी बनाते रहे। अब वो वीडियो सामने आ चुके हैं जिनमें हत्या का आरोप निहंग समूह पर लगा। एक आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। यह घटना विचलित कर देने वाली है और इस घटना के वीडियो उससे भी ज्यादा विचलित कर देने वाले हैं। खून जमा देने वाला कत्ल, पहले बेरहमी से पीटकर, फिर निर्ममता से हाथ काटकर, उसकी जान लेने के बाद उसके शव को बैरिकेड से लटका दिया गया। ये निर्मम, नृशंस, विभत्स हत्या हुई सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के मंच के बेहद नजदीक। आज सुबह करीब 5 बजे लोकल पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक किसी व्यक्ति को वहां पे बंधक बनाया गया है और उसका हाथ काट रखा है और उसको बैरिकेड के साथ बांध रखा है, जिसके ऊपर हमारा लोकल ड्यूटी ऑफिसर और हमारी लोकल पुलिस मौके के ऊपर पहुंची। उन्होंने देखा कि बंधक जो था वो मृतक हालत में। एक शख्स के साथ जानवर से भी बदतर सलूक किया गया, जिसकी तस्वीरें ना तो आप देख पाएंगे ना हम दिखा पाएंगे। सुबह 5 बजे घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस जब मौके पर पहुंची, वहां जिस तरह से उस शख्स को मारकर बैरिकेड पर लटकाया गया, उसे देखकर पुलिस भी सख्ते में आ गई। जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं वो सारी कहानी अपने आप कह रहे हैं। जो स्टेज है, स्टेज से कुछ दूरी पर जो किसान प्रोटेस्ट का स्टेज है, वहां से कुछ ही दूरी पर ये लिंचिंग हुई है, जिसमें उस शख्स को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। उसके हाथ काट दिए गए हैं, बॉडी में जगह जगह इंजरी मार्क के निशान आप साफ देख पा रहे हैं और बाकायदा जो लोग हैं उसका वीडियो भी बना रहे हैं। एक तस्वीर इंडिया टुडे के पास है जिसमें वो शख्स जिंदा था, तड़प रहा है, लेकिन बावजूद उसके लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। पुलिस के सामने सवाल ये था कि यह शख्स कौन था जिसे इतनी बेरहमी से मारा गया और क्यों। इस बीच घटना का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में निहंगों की भीड़ जख्मी शख्स को घेर कर खड़ी दिखती है। कुछ लोग इस घायल आदमी से पूछताछ कर रहे हैं। जमीन पर पड़े इस शख्स के एक हाथ की कलाई कटी हुई है। वो शख्स तड़प रहा है, उसकी मदद करने कोई आगे नहीं आता। भीड़ इस आदमी का वीडियो बनाती रही तब तक जब तक कि इसने दम नहीं तोड़ दिया। वीडियो में दिखता है हत्या से पहले उसके साथ मारपीट की गई और उसे घसीटा गया। वीडियो में निहंगों की भीड़ सर्वलोक ग्रंथ की बेअदबी का आरोप लगाती है। पुलिस जब मौके पर पहुंची उस वक्त भी वहां काफी संख्या में निहंग जमा थे, जिन्होंने काफी देर तक न तो मृतक की लाश को उतारने दिया और न पुलिस को कोई जानकारी दी। देखिए, लगभग सुबह 5-5:15 बजे पुलिस को इत्तला मिली थी कुंडली थाने में कि एक व्यक्ति के साथ यहाँ पे जिसका हाथ काटा गया है, जिसको फिजिकली असॉल्ट किया गया है, कि जब तक पुलिस मौके पे पहुंची पता लगा उसकी डेथ हो चुकी है। तो इस व्यक्ति का नाम पता लगा है लखबीर सिंह, जो कि जिला तरन तारण का रहने वाला है। लगभग 35 की उम्र है और हमने इसके संबंध में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है 302/34 IPC में। जो डिसीज्ड है उसके डेड बॉडी का बोर्ड द्वारा हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। हत्यारों की क्या पहचान कर ली है आपने? वी हैव सम क्लूज, हमारे पास कुछ हमारे पास लीड्स हैं और कौन है, कितने हैं, क्या हैं, ये मैं भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। ये संयुक्त हमारी जिससे भी जरूरत है बात करने की, उनसे हम बात कर रहे हैं। जिस शख्स की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई, उसके बारे में अब तक जो खुलासे हुए, उनके मुताबिक मृतक शख्स पंजाब के तरन तारण के गांव चीमा खुर्द का रहने वाला था। नाम लखबीर सिंह था, मजदूरी करता था। मृतक शख्स धरना स्थल पर निहंग सरदारों के टेंट में कई दिनों से रह रहा था। इनका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। हालांकि बताया गया कि ये नशे का आदी था। निहंगों का कहना है कि जिस शख्स ने सर्वलोक ग्रंथ के संबंध में बेअदबी करने का प्रयास किया, उस घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें निहंग इस हत्या की जिम्मेदारी लेते सुने जा सकते हैं। सिंघू बॉर्डर दे पापी ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी जो 10 महीनों तो इत्थे निहंग सिंह दलपंथ बैठे आ ते बाबा बलविंदर सिंह जी उटरा दल वाले उन्होंने धन गुरु ग्रंथ साहब नूं लिया के बेअदबी की।
इस निर्मम हत्या का मुकदमा हरियाणा के कुंडली थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना से जुड़े जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनकी जांच हो रही है। इस बीच इस हत्याकांड में शामिल एक निहंग आरोपी ने सरेंडर कर दिया, लेकिन अब भी कई आरोपी पकड़ से बाहर हैं, जो वायरल वीडियो में दिखते हैं। सर, कुछ वीडियो है जो क्लेम कर रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया में कि हमने ही हत्या की है। एक निहंग सरदार है जो एक क्लेम कर रहा है, क्या उसको वेरीफाई करेंगे आप? उसको बिल्कुल करेंगे। जो इनपुट्स आपके पास हैं उनमें से काफी हमारे पास भी हैं। हम भी सोशल मीडिया को भी हम रेफर कर रहे हैं, और बाकी जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हो रहे हैं, बाकी जो फिजिकल साक्ष्य हमको मिल रहे हैं, उनके हिसाब से हम तफ्तीश करेंगे। जिस बेरहमी के साथ एक शख्स का कत्ल कर दिया गया, उसे मारकर बैरिकेड पर लटकाया गया, वो अपने आप में बेभत्स है। कई तरह के क्लेम किए जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो सिंघू बॉर्डर है, हरियाणा साइड, दिल्ली से जब आप आते हैं तो जहां पर प्रोटेस्टर बैठे हुए हैं, जब उससे आप अंदर हरियाणा की तरफ चलते हैं कुंडली इलाके में, वहां पर ये मंच बना हुआ है और मंच से बेहद करीब पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। आपको बताऊं कि जो प्रोटेस्टर हैं वहां पर कई वॉलंटियर्स होते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर बैठे हैं। तो ऐसे में कोई बाहरी शख्स इस तरह की वारदात को वहां पर अंजाम दे जाए, ये लगभग पुलिस का कहना है नामुमकिन है। हालांकि पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। सिंघू बॉर्डर से अरविंद ओझा और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। पुलिस ने इस विभत्स हत्या में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन एक निहंग आरोपी ने पुलिस के सामने स्वयं सरेंडर कर दिया। इससे पहले इस निहंग दल ने इस घटना की जिम्मेदारी ली। निर्वैर खालसा उड़ना दल ने यह माना कि सिंघू बॉर्डर पर मारे गए शख्स की हत्या को उन्हीं के गुट ने अंजाम दिया। निर्वैर खालसा उड़ना पंथ के अकाली बलविंदर सिंह ने एक वीडियो जारी करके चेतावनी भी दी। जो संगत है सबको रोष है, तो सब गुरु को मानते हैं, और किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, इतने में उसकी वो डेड हो गई। और बताया रहा है कि वो सुबह 3 बजे करीब गया था उधर। ये 3:30 बजे की घटना है। वो ग्रंथ अपने साथ लेके चले गया था। वो साथ लेके चले गया था। जो रवायती हमारी जो मर्यादा है कि जो गुरु की बेअदबी करेगा उसको ऐसे ही हम सौदा लगाते हैं। सौदा लगाएंगे मतलब? सौदा इसको जैसे वो आप बोलते हैं इसकी पिटाई करनी, इसको बंदा बनाना, ऐसे करना है। हमारे लफ्जों में बोलते हैं इसको सौदा लगाना है। अच्छा बाबा जी, पिटाई और वो सब ठीक है, लेकिन किसी की मौत हो जानी तो क्या लगता है कि वो गलती से हो गई? देखो पता क्या, वो ऐसे है, ये पंजाब में कितने समय हो गया, वो पनियारे वाले थे गुरु, उन्होंने शुरू किया था काम। ये गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी जिप्सी गाड़ी में रख के अंग खिलारे गुरु महाराज के, रूढ़ियों में खिलारे, कहीं पाट दिए, कहीं जूते लेके ऊपर चढ़ गया। पुलिस को पकड़ाते हैं, वो छोड़ देते हैं। जो दौर है जो बेअदबी का अब खत्म होगा। जहाँ भी ऐसे होगा कोई, उसको ऐसे सौदा लगाया जाएगा। अगर बहुत देर होगी, बहुत हमने सह लिया, आप नहीं सह हो रहा हमसे, हम किसी सरकार के पास नहीं जाएंगे, किसी प्रशासन के पास नहीं जाएंगे। हमारा प्रशासन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज है, हमारे जज, हमारे अफसर सारे गुरु ग्रंथ साहब है। अब इनके हुक्म पे जो चलेगा, जो काम चलेगा इनके हुक्म पे। निहंग समूह ने इस विभत्स हत्या की जिम्मेदारी मान ली है, ले ली है। हालांकि अभी इस केस में पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की, लेकिन यह घटना सिंघू बॉर्डर पर 1 साल के विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के मंच के इतनी नजदीक हुई कि किसान प्रदर्शनकारियों पर भी सवाल उठने लगे, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके इस घटना से सीधे सीधे अपना पल्ला झाड़ लिया। उनकी तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस घटना के दोनों पक्ष, निहंग समूह और मृतक व्यक्ति का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। किसान मोर्चा किसी भी धार्मिक पाठ या प्रतीक की बेअदबी के विरुद्ध है, लेकिन यह किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देता। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि हत्या और बेअदबी के पीछे साजिश के आरोप की जांच करके दोषियों को कानून के अनुसार सजा दी जाए। इस घटना पर किसान नेता राकेश टिकैत से हमने बातचीत भी की है। संयुक्त मोर्चा ने ये कहा है साफ तौर पर कि निहंगों ने जिम्मेदारी ली है, और निहंग ही उसकी वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि उन्होंने जो भी है वो जांच हुआ। जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया वो मैं कह रहा कि वहाँ पे तो पुलिस पकड़ना, आपको पता किसने करा, आपको पता है क्या? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं तो कौन? अरे आप पूछ रहे हो ना भाई, आपको पता होगा, आप बता दो किसने करी है, कौन कह रहा है, किस हालात में कह रहा है
हत्या हुई है, गलत है, नहीं होनी चाहिए और कानून अपना काम करेगा, प्रशासन लगा हुआ है। आरएसएस के स्थापना दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों को दशहरा संदेश दिया, जिसमें हर वो मुद्दा शामिल था जो हाल फिलहाल में गर्म रहा, चाहे कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो, पाकिस्तान तालिबान का गठजोड़ हो या फिर बेकाबू ओटीटी कंटेंट। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में इन सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी, इशारों में उन लोगों तक पहुंचा भी दी जो नीति नियंता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दशहरा संदेश को कई लोग सरकार की आगामी नीतियों और फोकस वाले मुद्दों का ट्रेलर भी मानते हैं। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग की बात की। उन्होंने आतंकवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या में आ रही धार्मिक असमानता का मुद्दा उठाया। आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पॉलिसी बनाने की बात भी की। तालिबान, पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ से पैदा हुए खतरे के प्रति सरकार को सतर्क किया और ओटीटी और क्रिप्टो करेंसी के नियंत्रण की तरफ सरकार का ध्यान खींचा। यानी संबोधन भले ही सामने मौजूद स्वयं सेवकों को दिया गया हो, लेकिन इसकी दिशा सरकार की तरफ थी। 1 घंटे 7 मिनट के इस दशहरा संदेश का निचोड़ और इसके संभावित राजनीतिक असर का अंदाजा आपको हमारी ये रिपोर्ट देखकर लग जाएगा। ये कार्यक्रम उस जगह पर हो रहा है जिसके बारे में विपक्ष कहता है कि बड़े बड़े सरकारी फैसलों के निर्देश यहां से जाते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नागपुर कार्यालय है और आज संघ का 96वां स्थापना दिवस है। शस्त्र पूजा के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे इस व्यक्ति के मुंह से निकली बात राजनीति में इन शस्त्रों से ज्यादा धारदार मानी जाती है। बीजेपी की सत्ता का कंप्यूटर अपने संगठन आरएसएस के ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर है। जाहिर है संघ प्रमुख की बात तुरंत देश का बड़ा मुद्दा बन जाती है। स्वयं सेवकों के सामने मोहन भागवत ने आज 1 घंटे 7 मिनट का भाषण दिया और इसमें कश्मीर से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक और जनसंख्या नियंत्रण से लेकर ओटीटी नियंत्रण तक पर अपनी राय रखी। मोहन भागवत ने कश्मीर की हालिया अशांति पर चिंता जताई, हिंदुओं की टारगेट किलिंग को मुद्दा बनाया और इसी सोच पर सवाल उठाते हुए देश में जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने की मांग कर दी। जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में, दुनिया में। हम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण की बात उठाने का एक तर्क उन्होंने ये भी दिया कि जनसंख्या में आ रही असमानता देश की अखंडता के लिए खतरा होता है, जैसा इतिहास में पहले हो चुका है। इशारों में भागवत ने विभाजन का मुद्दा उठाया तो ये बात कांग्रेस को किसी नुकीले हथियार की तरह ही चुभी। अगर इनको किसी भी विषय में चिंता है, जाकर प्रधानमंत्री से अकेले में बात करें। ये राष्ट्र को संबोधित करने वाले कौन आ गए? रही बात पार्टीशन की, माफी मांगे ना, लीगी और संघी मिलकर माफी मांग लें। इनको पश्चाताप होना चाहिए पार्टीशन पे। दुख है, अच्छी बात है, अफसोस है, अच्छी बात है, साथ में पश्चाताप और ग्लानि भी होनी चाहिए। तो अगर पॉपुलेशन इम्बैलेंस प्रॉब्लम है तो क्या वो ये कह रहे हैं कि जो 80% पॉपुलेशन है वो 80 नहीं होनी चाहिए और जो 20 में है वो 20 से और घट जानी चाहिए? इस समय जो वास्तविकता है वो ये है कि जो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है वो वहां उन वर्गों की बढ़ रही है जिनको मेजॉरिटी में माना जाता है, और पॉपुलेशन वहां रुक रही है जिन लोगों को अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी में माना जाता है। मोहन भागवत ने पाकिस्तान और तालिबान के जुगलबंदी को भारत के लिए खतरा बताया। उनके मुताबिक तालिबान भले ही कहे कि वो बदल गया है, लेकिन पाकिस्तान और चीन नहीं बदल सकते और इसीलिए सीमा की सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। वायव्य सीमा के पार तालिबान खड़ा हो गया। अब तालिबान का पूर्व चरित्र क्या है हम सब जानते हैं। तो इसका एक स्पष्ट संकेत है कि हमसे सावधान रहना चाहिए। और तो और उस समय उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ तब रशिया भी था, तुर्कस्तान भी था, चीन और पाकिस्तान तो आज भी है। कश्मीर को एक बार फिर अशांत करने की कोशिशें हो रही हैं। खुफिया खबर यह भी है
कि पाकिस्तान ने 200 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की है जिनको टारगेट किया जाना है। इनमें बीजेपी और आरएसएस के लोगों के भी नाम हो सकते हैं। इन आशंकाओं और पाकिस्तान पोषित आतंकवाद पर मोहन भागवत ने चिंता जताई। अभी अभी जम्मू कश्मीर में होकर आया, वहां सामान्य जनता को 370 हटने के अच्छे लाभ मिल रहे हैं। आतंकवादियों की गतिविधियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे, तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। संघ प्रमुख का निशाना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी था। उन्होंने ओटीटी के रेगुलेशन पर भी जोर दिया। ये भाषण उन विवादों के बाद आया है जिसमें ओटीटी पर हिंदू विरोधी कंटेंट पेश करने के आरोप लग रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, उस पर कैसे कैसे चित्र आते हैं, क्या क्या आता है। अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मोबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देख ही रहे, और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रण नहीं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या दिखाना इसका भी कोई नियंत्रण नहीं। मोहन भागवत ने क्रिप्टो करेंसी के नियंत्रण की बात भी कही। इस तरफ तो सरकार भी बहुत अधिक ध्यान नहीं दे रही है। भारत में इस वक्त 10 करोड़ लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है। ये संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। मोहन भागवत ने भारत सरकार से अपील की है कि वो इस पर भी ध्यान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। 1971 युद्ध के जीत की 50वीं वर्षगांठ पर अब हम आपके लिए लाए हैं हमारी विशेष पेशकश वंदे मातरम सीजन 9। युद्ध जीतने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। हर शनिवार रात 10 बजे हम आपको 1971 में लड़े गए भारत पाकिस्तान युद्ध की अलग अलग लड़ाइयों की अनसुनी कहानियां सुनाएंगे। युद्ध कैसे लड़ा गया, किन स्थिति में लड़ा गया, युद्ध की रणनीति कैसे बनी, इस युद्ध की कहानी आपको हम सुनाएंगे। और ये सुनाएंगे वो लोग जो खुद युद्ध का हिस्सा रह चुके हैं। शनिवार रात 10 बजे पहले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे उस युद्ध की कहानी जिसमें 120 भारतीयों ने 2000 पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटा दी थी। कहानी लोंगेवाला युद्ध की। लोंगेवाला एक इकलौता पोस्ट जरूर था, लेकिन ये कुछ इस तरह की ऊंचाई पर स्थित था कि यहाँ से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती थी। संख्या के हिसाब से तो ये चिड़िया और बाज की लड़ाई ही यहाँ पर चल रही थी, लेकिन यही तो भारतीय शौर्य की परंपरा रही। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक रिकॉइललेस राइफल जीप है जिसका इस्तेमाल लांस नायक मथुरादास ने किया था। लोंगेवाला पोस्ट की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तानियों ने अब बंदूकों का मुंह खोल दिया था। पर जैसे जैसे पाकिस्तानी और करीब आ रहे थे, एंटी टैंक माइन फिट करने का काम भी जारी था। दुश्मन के टैंक उनके सामने थे, लेकिन वो लास्ट मिनट तक एंटी टैंक माइंस जो हैं वो टैंक्स के पीछे नीचे बिछाते गए। टैंक की फायर पावर हम जानते हैं, एक नॉर्मल बंदूक की फायर पावर भी जानते हैं। टैंक के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा कोएक्सियल गन होती है, उसकी फायर पावर हम जानते हैं। उनका सामना करते हुए टैंक के सामने आमने सामने अगर आप माइन बिछाने का मादा रखते हैं, मतलब आप हिम्मत रखते हैं, इस देश के लिए हिम्मत रखते हैं, अपनी पलटन के लिए हिम्मत रखते हैं। लोंगेवाला पोस्ट की ओर से जवाबी गोलीबारी भी शुरू कर दी गई। रिकॉइललेस गन से सटीक निशाना लगा और पाकिस्तानियों का पहला टैंक ध्वस्त हो गया। जब आरसीएल गन का एक बार फायर हो जाता है तो वो दुश्मन का जब टैंक बर्बाद होगा तो वो आगे आने से काफी हद तक वो हिचकिचाएगा। वो आरसीएल गन ही एक ऐसा हथियार है इन्फेंट्री के बाद जो टैंक को बर्बाद कर सकता है। आगे बढ़ता हुआ उनका दूसरा टैंक भी माइन की चपेट में आ गया। अब तक पाकिस्तानी पोस्ट के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 2 टैंकों का हश्र और पोस्ट के चारों ओर फैली कांटेदार तारों को देखकर उन्हें लगा कि यहाँ तो पूरी की पूरी माइनफील्ड है। उनकी पूरी फौज वहीं ठिठक गई। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की आगे बढ़ने की, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उनके दिल में इतना हौसला नहीं था।
इधर लोंगेवाला पोस्ट से भारतीय सैनिक अब उन टैंकों पर निशाना साध रहे थे जिसमें युद्ध के लिए ईंधन रखा था। जो ही उनमें गोली लगी वो धधक उठे और पहले से ही चांदनी से रोशन रात और जगमग हो उठी। पाकिस्तान की जितनी भी बख्तरबंद गाड़ियां थीं, टैंक थे, वो सब अपनी जगह पर ही नेस्तनाबूद कर दिए गए। इन ध्वस्त गाड़ियों के साथ ही पाकिस्तान का अहंकार भी चकनाचूर हो गया। जब भी किसी दुश्मन के हथियार को या टैंक को कैप्चर किया जाता है तो उस पर आप देखेंगे कि उस देश का झंडा उल्टा करके लगाया जाता है। ये हारने का संकेत होता है। पाकिस्तान के चकनाचूर अहंकार का ये जीता जागता सबूत आज भी लोंगेवाला में मौजूद है।